करती है। बचत का अर्थ उपभोग में कटौती या वर्तमान उपभोग को स्थगित करना होता है। तो बचत को सिंपल अर्थ में देखें तो मान लीजिए आपने 100 रुपये कमाए और आप 100 के 100 रुपये खर्च कर देंगे तो आपकी बचत शून्य हो जाएगी। लेकिन आपने 20 रुपये खर्च नहीं किए, यानी कि आप अपना जो 20 रुपये का खर्चा है उसको आपने टाल दिया कि आज नहीं करेंगे, और उस 20 रुपये को आपने बचत कर लिया, तो ये आपकी बचत होगी जो आपने अपने उपभोग में कटौती करी है या आपने उपभोग को भविष्य में करने के लिए स्थगित कर दिया है। इस प्रकार बचत में एक त्याग, संयम या प्रतीक्षा शामिल होती है। तो आपने अगर बचत करी आज तो आपने अपना उपभोग त्याग किया है, आपने उपभोग के ऊपर नियंत्रण किया है, संयम किया है, और आप भविष्य के लिए उस उपभोग के लिए इंतजार या प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्याज की दर को संयम या प्रतीक्षा का प्रतिफल माना जाता है। तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्र है या जो शास्त्रीय अर्थशास्त्री हैं वो ब्याज की दर को किसका प्रतिफल मानते हैं कि आपने अपने आप को कंट्रोल किया है, अपने उपभोग को नियंत्रित किया है और भविष्य में उस उपभोग को करने तक आप इंतजार करने वाले हैं। यह बचत करने या वर्तमान उपभोग को स्थगित करने हेतु एक प्रेरणा होती है। तो ब्याज जो है वो कुल मिला के आपको वर्तमान उपभोग को रोकने, स्थगित करने के लिए एक प्रेरणा के रूप में इनाम दिया जाता है। वर्तमान खपत जिसमें कोई बचत नहीं होती है और भविष्य में खपत जिसमें बचत की आवश्यकता होती है के बीच निर्णय लेने में व्यक्ति को प्रत्येक विकल्प की अवसर लागत की तुलना करनी होती है और अवसर लागत को ब्याज दर द्वारा मापा जाता है। यानी कि अगर आज आप खर्चा करना चाहते हो तो आपकी इनकम जो है उसको आप पूरा खर्च कर दें तो उसके लिए बचत की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन भविष्य में आपको ज़्यादा खर्चा करना है तो आपकी इनकम तो है ही है, उसके साथ में आज आपने जो पैसा बचाया है वो भी आप भविष्य में खर्च कर सकते हो। तो इसका मतलब भविष्य में आपका जो खर्च है, उपभोग है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, आज की बचत और भविष्य की आय दोनों के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि आज मैं खर्चा करूँ तो मुझे कितना आनंद है या कितनी संतुष्टि मिल रही है, और भविष्य में अगर इसको खर्च करूँगा तो कितनी आनंद और संतुष्टि मिलेगी। दोनों के बीच में तुलना आप दोनों की लागत के आधार पर कर सकते हैं कि आज आपको कितना आनंद और कितनी लागत आ रही है, भविष्य में कितने आनंद और कितनी लागत आएगी। उदाहरण के लिए यदि ब्याज की वर्तमान दर 5% है तो अभी आय में 100 रुपये का उपभोग करके वह 1 साल बाद 105 रुपये का उपभोग को खो रहा हो सकता है। यानी कि 5% की ब्याज दर है और आज आप 100 रुपये खर्च कर दें तो आपको 1 साल बाद में 105 रुपये मिल सकते थे, वो नहीं मिलेंगे। तो आज आप 100 रुपये का उपभोग करें और भविष्य में 105 रुपये का उपभोग करें, इन दोनों में से आपको चूज़ करना होता है। इस प्रकार ब्याज की वर्तमान दर जितनी अधिक होगी भविष्य की खपत की तुलना में वर्तमान खपत की अवसर लागत उतनी ही अधिक होगी और परिणाम स्वरूप वर्तमान आय से बचत करने के लिए प्रेरणा उतनी ही अधिक होगी। यानी कि जो ब्याज की दर है जितनी ज़्यादा हो जाएगी, मान लीजिए 20% ब्याज की दर है तो 20% में आज आप 100 रुपये खर्च करें और 1 साल बाद आपके पैसे 120 रुपये खर्च करने को आपको मिल जाएंगे अगर आज खर्च नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि आज हम 100 रुपये बचाएंगे तो आगे हमारे को 120 रुपये मिलेंगे खर्च करने के लिए। तो इस तरह से 100 रुपये आज की अवसर लागत 1 साल बाद 120 रुपये हो गई है। तो ब्याज दर जितनी ज़्यादा हो जाएगी उतनी हमारी आज के खपत की, भविष्य के जो उपभोग है उसकी जो अवसर लागत है आज की वो ज़्यादा होती जाएगी और लोग जो है भविष्य में खर्च करने के लिए आज बचाना शुरू करेंगे या आज बचत करना शुरू कर देंगे। वो अधिक से अधिक बचत करेंगे ताकि भविष्य में अधिक से अधिक पैसा उनको खर्च करने के लिए मिल सके। चूँकि बचत जो होती है वो ब्याज लोचदार होती है। ब्याज लोचदार से मतलब ये है कि जैसे ब्याज की दर बढ़ेगी लोग बचत ज़्यादा करेंगे, ब्याज की दर कम हो जाएगी बचत कम करने लग जाएंगे। तो इसको कहा जाता है बचत जो है ब्याज की दर से लोचदार है। और ब्याज दर और बचत के बीच धनात्मक संबंध होता है। जैसा आपने देखा कि जैसे ही ब्याज की दर में गिरावट आएगी तो लोग बचत भी कम कर देंगे, सीधा संबंध हो गया, और जैसे ही ब्याज की दर बढ़ जाएगी तो बचत भी बढ़ा देंगे। तो ये धनात्मक संबंध होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में बदल रहे हैं। पूंजी का आपूर्ति वक्र या बचत अनुसूची चित्र 1 में SS वक्र दिखाया गया है जो दाहिनी और ऊपर की ओर ढलान वाली होती है, या पूंजी का आपूर्ति वक्र कहें या पूंजी की आपूर्ति वक्र का दूसरा नाम क्या है, बचत अनुसूची या बचत वक्र। तो ये SS वक्र में दिखा रहे हैं अपन, चित्र 1 में देखने वाले हैं आगे वाले स्लाइड में। तो SS वक्र के रूप में चित्र 1 में दिखाया गया है बचत अनुसूची को या पूंजी के आपूर्ति वक्र को, और ये क्या है, दाहिनी और ऊपर की ओर ढलान वाला है। यानी कि जैसे जैसे अपन दाहिने हाथ की तरफ आगे बढ़ेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये धनात्मक ढाल वाला वक्र होगा जो इंगित करता है कि ब्याज की दर जितनी अधिक होगी बचत भी उतनी ही अधिक होगी। यानी कि जितनी ज़्यादा ब्याज की दर बचत उतनी ही ज़्यादा,
और पूंजी की आपूर्ति भी उतनी अधिक हो जाएगी, और ब्याज की दर जितनी कम होगी बचत भी उतनी कम होगी और पूंजी की आपूर्ति भी उतनी ही कम हो जाएगी। तो ये है आपका धनात्मक ढाल वाला आपूर्ति वक्र। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जो SS लिखा हुआ वक्र है, SS, वो वक्र जो है वो पूंजी की आपूर्ति वक्र या बचत वक्र को दिखा रहा है, और इसको आप देखेंगे तो ये दाहिनी तरफ जाने पर ऊपर की ओर जा रहा है। तो कम ब्याज की दर पर कम बचत या निवेश हो रहा है और अधिक ब्याज की दर पर ज़्यादा बचत हो रही है। दूसरा जो वक्र है वो देखते हैं डिमांड फॉर कैपिटल या पूंजी की मांग का वक्र देखते हैं। तो निवेश के द्वारा पूंजी की मांग की जाती है क्योंकि वह उत्पादक है और उसको लाभ देती है। तो ये क्या होता है कि जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो उद्यमी होते हैं, वो पूंजी का निवेश करते हैं अपने वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के लिए, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि पूंजी को लगाने से उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है और उससे उनको लाभ प्राप्त होता है। पूंजी की मांग या निवेश मांग एक तरफ पूंजी की उत्पादकता पर यानी कि निवेश पर, प्रतिफल पर, और दूसरी ओर ब्याज की दर पर निर्भर करती है यानी कि निवेश की लागत पर निर्भर करती है। तो कोई भी आदमी पैसा उधार लेकर के और किसी काम धंधे में लगाएगा, वो इस पर डिपेंड करेगा कि उस पैसे को लगाने से उसको कितना ज़्यादा प्रॉफिट या बेनिफिट मिल रहा है। ये तो हो गया निवेश का प्रतिफल। और दूसरी तरफ उस पैसे को उधार लेने पर उसको कितना ब्याज देना पड़ रहा है, ये हो गया उसकी निवेश की लागत, यानी कि जो पैसा उसको ब्याज के रूप में चुकाना है वो उसके पैसे की या पूंजी की लागत हो गई है। तो इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। पूंजी की जो उत्पादकता है उस पर घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। घटते प्रतिफल का नियम मतलब पूंजी की मात्रा लगातार आप बढ़ाते जाएंगे किसी भी काम में, तो उससे जो पूंजी की अतिरिक्त इकाई है उसका जो प्रतिफल होगा वो पहले वाले की तुलना में कम होता चला जाएगा। यानी कि आपने 1 रुपया लगाए, आपने 100 रुपये लगाए तो पहली बार हो सकता है वो 20 रुपये का फ़ायदा दें, फिर अगले बार वापस 100 रुपये लगाए तो हो सकता है वो 15 रुपये का ही फ़ायदा दें आपको, फिर आपने 100 लगाया फिर आपको 10 रुपये का ही फ़ायदा मिले। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उनको कहते हैं अपन पूंजी की उत्पादकता घटते प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है। यानी कि पूंजी की समान मात्रा हम लगातार बढ़ाते जाते हैं तो उनसे मिलने वाला जो प्रतिफल है वो लगातार कम होते चले जाता है। शुरुआती इकाइयों की तुलना में पूंजी के बाद वाली इकाइयाँ कम उत्पादक होती हैं। तो जो शुरू की इकाई लगाई अपन ने उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिला, अपने को ज़्यादा उसने रिटर्न प्रतिफल दिया, और बाद वाली इकाइयाँ कम प्रतिफल या कम उत्पादक होती जाती हैं। अधिक से अधिक पूंजी निवेश के साथ पूंजी की सीमांत उत्पादकता में गिरावट आती है, और जो अतिरिक्त उत्पादन हम मान रहे हैं वही क्या होता है, सीमांत उत्पादकता होती है पूंजी की। तो पूंजी की अतिरिक्त इकाई लगाने पर उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो सीमांत उत्पादकता होती है, और जब पूंजी की उत्पादकता या पूंजी की इकाइयाँ अपन बढ़ाते जाते हैं उत्पादन की प्रक्रिया में तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता घटती चली जाती है। जब तक पूंजी की उत्पादकता ब्याज दर से अधिक होगी तब तक उत्पादक अपना पूंजी निवेश जारी रखेगा। यानी कि निवेश कब तक करेगा पूंजी का, या पूंजी की अतिरिक्त इकाइयाँ कब तक उत्पादक लगा रहेगा, जब तक कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता उसकी ब्याज की दर से अधिक होती है। और पूंजी की उत्पादकता ब्याज की दर के बराबर होने पर आगे के निवेश को रोक दिया जाएगा। यानी कि जहाँ पे पूंजी की जो सीमांत उत्पादकता है वो ब्याज की दर के बराबर हो जाएगी, वो अनुकूलतम स्थिर होगा, इससे आगे वो पूंजी की इकाइयों को काम पे नहीं लगाएगा। इससे पता चलता है कि अधिक ब्याज दर पर उत्पादक कम पूंजी की मांग करते हैं। यानी कि ब्याज की दर ज़्यादा होगी तो पूंजी की मांग कम करेंगे, और ब्याज की दर कम होगी तो वो अधिक पूंजी की मांग करते हैं। तो ये एक विपरीत संबंध वाली बात हो गई, यानी कि ब्याज की दर और पूंजी के बीच में ऋणात्मक संबंध हो गया है, जिसको कि आई वक्र के द्वारा यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। इस प्रकार पूंजी की मांग ब्याज दर से विपरीत संबंध रखती है, यानी कि ब्याज दर ऊंची होगी तो पूंजी की मांग कम हो जाएगी, और ब्याज की दर कम होगी तो पूंजी की मांग बढ़ जाएगी। पूंजी या निवेश अनुसूची के लिए मांग, यानी कि पूंजी के लिए मांग या निवेश अनुसूची जो है वो चित्र 1 में अपन आई वक्र के रूप में आप देख रहे हैं। आई वक्र जो ऊपर से नीचे की ओर, जैसे अपन दाईं ओर चलते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर ढलान वाला है, मांग वक्र के जैसा जो होता है वो आई वक्र इसमें आप देख पा रहे हैं। ये दाईं ओर नीचे की ओर ढलान वाला है, जो इंगित करता है कि ब्याज की उच्च दर पर पूंजी की मांग कम होगी। यानी कि ब्याज की दर ऊंची होगी तो पूंजी की मांग कम होगी, और ब्याज की दर कम होगी तो पूंजी की मांग ज़्यादा होगी। ये ऋणात्मक ढाल वाला आई वक्र आप देख पा रहे हैं। अब अपन ब्याज की दर का निर्धारण कैसे होता है इस सिद्धांत के अनुसार, तो ब्याज की दर का निर्धारण देखें तो आय स्तर के दिए होने पर, यानी कि आय हमने स्थिर मान ली, ब्याज की दर जो है पूंजी की मांग और पूंजी की
आपूर्ति वक्र के प्रतिच्छेदन या कटान बिंदु के द्वारा निर्धारित की जा रही है। यहाँ पर जहाँ पूंजी की मांग वक्र जिसको हम आई वक्र कह रहे हैं और पूंजी का आपूर्ति वक्र जिसे हम एस वक्र कह रहे हैं, इन दोनों के कटान बिंदु ई पर, ये दोनों वक्र जो हैं आपको दिख रहा है ई बिंदु पर काट रहे हैं और ई बिंदु पर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो खड़ा वाला वक्र है ओ वाई वक्र, उस पर आप देखेंगे आई के बराबर निर्धारित हो रही है और पूंजी की मांग और आपूर्ति की मात्रा ओ एम के बराबर हो जा रही है। तो ये दोनों वक्र जहाँ पूंजी की मांग और पूंजी का आपूर्ति वक्र आपस में काटते हैं, वहाँ पर ब्याज की दर निर्धारित की जाती है, जो कि यहाँ पे आई के बराबर हो रही है। अब ये कहते हैं कि दीर्घकाल में ये इतनी ही रहेगी। कारण क्या है? अगर मान लीजिए कि ब्याज की दर आई से ऊपर की तरफ आई डैश पे चली जाती है, ऊपर आप देखें आई से ऊपर की तरफ आई डैश है, तो आई डैश ब्याज की दर पर आप देखेंगे तो निवेश वक्र जो है वो डी तक ही है, तो आई डैश डी डैश तक तो आपकी पूंजी की मांग है, ठीक है, आई डैश डी डैश तक तो, और पूंजी की आपूर्ति आई डैश एस डैश तक है। तो पूंजी की आपूर्ति ज़्यादा है ऊपर आप आई डैश ब्याज की दर पर और पूंजी की मांग कम है, तो कोई चीज़ की आपूर्ति ज़्यादा हो जाती है तो उसका मूल्य घट जाता है। इसका मतलब ब्याज की दर जो है वो वापस नीचे की तरफ जाएगी और आई पे आके रुक जाएगी, जहाँ पे दोनों पूंजी की मांग और आपूर्ति बराबर हैं। इसके विपरीत अगर नीचे की स्थिति देखें कि ब्याज की दर आई से नीचे जा सकती है क्या, तो देखें आई डबल डैश नीचे ब्याज की दर दी हुई है और आई डबल डैश ब्याज की दर पर आप देखें तो जो पूंजी की आपूर्ति है वो आई डबल डैश एस डबल डैश तक की है, यानी कि जो एस एस वक्र है उसको आई डबल डैश से खींची हुई डैश वाली लाइन एस डबल डैश तक जा रही है, जबकि इसी आई डबल डैश ब्याज की दर के ऊपर आप देखें तो वो पूंजी की मांग डी डबल डैश तक जा रही है, यानी कि आई वक्र के और आई डबल डैश के बीच की दूरी जो है वो आई डबल डैश डी डबल डैश है और आपूर्ति वक्र जो है पूंजी का एस एस वक्र वो पहले आ जा रहा है, यानी कि पूंजी की जो आपूर्ति है वो कम है और पूंजी की मांग ज़्यादा है। जब किसी वस्तु की मांग ज़्यादा होती है तो उस केस में उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो इसका मतलब जो है ब्याज की दर आई डबल डैश से ऊपर की तरफ जाएगी और वो आई के बराबर जा कर के रुक जाएगी, क्योंकि आई के ऊपर जाने पर पूंजी की मांग और पूंजी की आपूर्ति दोनों बराबर हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि जो ब्याज की दर है वो पूंजी की मांग और पूंजी की आपूर्ति के कटान बिंदु ई के बराबर ही रहेगी, इससे न तो ऊपर जा पाएगी ना ही इससे कम रह पाएगी।